नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। पीएम मोदी की पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक। हिल स्टेशन पर घूम रहे लोगों ने बढ़ाई चिंता। महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार में फूट। कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया उद्धव और अजीत पवार पर जासूसी कराने का आरोप। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ में पढ़े कसीदे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें हुई तेज। असम में नए विधेयक से देश भर में बवाल। सिख, जैन और हिंदू मंदिरों के आसपास 5 किलोमीटर तक बीफ की बिक्री पर पाबंदी। अफगान वायुसेना की बड़ी कार्रवाई। हवाई हमलों में 40 तालिबान आतंकियों का किया खात्मा, तो वहीं तालिबान ने दी पाकिस्तान को हुक्म। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा की। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर चिंता व्यक्त की और कहा कि लोग बिना फेस मास्क के घूम रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये तीसरी लहर खुद नहीं आ रही है, इसे लोग ही ला रहे हैं और लोगों की लापरवाही इस तरह एक बार फिर भारी पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, ये तो लगता है कि प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर से निपटने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उसके लिए पैसे भी दिए जा चुके हैं और जिस तरह से पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुई है, तीसरी लहर को किस तरीके से निपटाना है, किस हिसाब से उससे प्रोटेक्शन तैयार करना है, उसकी तैयारी की जो समीक्षा है वो हिंदुस्तान के हर प्रांत के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अब जो मूल मंत्र जो आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने इन मुख्यमंत्रियों को दिया है वो ये दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए और एक माइक्रो लेवल पे मिनी कंटेनमेंट जोन, अगर कहीं कोई खबर आती है कि इस मोहल्ले में या इस जगह पे कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से उस छोटे से इलाके को ही कंप्लीट पूरी तरीके से आइसोलेट करके कि ताकि ये कोरोना फिर आगे फैले नहीं, उसकी पूरी तैयारी, किस तरह की ट्रेनिंग हो, घर घर जा कर के किस हिसाब से लोगों की टेस्टिंग, उनकी दवाई, उनके आइसोलेशन, ये सारी व्यवस्था थर्ड फेज में अगर आता है तो उसके लिए तैयार की जा रही है और प्रधानमंत्री स्वयं इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि तीसरी लहर कोई अपने आप नहीं आने वाली। आपने सही कहा कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो लोग ही लेकर के आएंगे और जिस हिसाब से लोग ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर को आने दो, तब तक हम थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, तो इससे तीसरी लहर इसी वजह से आएगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक सख्त वार्निंग दी है कि आप अभी भी जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको मेंटेन करें, उसका पालन करें और अगर हम सही ढंग से अपने आप को ढालते हैं, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि इस देश में तीसरी लहर को आने से ही हम रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की। एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उनकी जासूसी करा रहे हैं, उन पर नजर रख रहे हैं और उनके फोन टैप भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। डॉक्टर साहब, नाना पटोले का ये बयान महाराष्ट्र में किस तरीके का तूफान खड़ा कर सकता है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है, जैसे कि बार बार वो इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अकेले चुनाव लड़ेगी और नाना पटोले कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सीधे सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को रिपोर्ट करते हैं और उनका दिया हुआ बयान वो सीधे समझ लीजिए कि हाईकमान का दिया हुआ बयान है। अब ये जो लगातार नाना पटोले की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ दिन पहले सरकार के कोयला मंत्री के ऊपर, एनर्जी मंत्री जो है उनके ऊपर ही कोयला चोरी का आरोप लगा दिया। आप अलायंस के अंदर हैं और खुद उस पार्टी का अध्यक्ष अपनी ही सरकार को कह रहा हो कि ये कोयला चोरी करने वाली सरकार है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी बिल्कुल ही साफ है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और उनका ये प्लैंक होगा कि हम इस शिवसेना और एनसीपी के साथ इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि ये लोग सबसे भ्रष्ट लोगों में से हैं, ये भ्रष्ट पार्टी है, सरकार इनकी भ्रष्ट थी। हम इस अघाड़ी अलायंस में इसलिए अपना समर्थन दे रहे थे या समर्थन देने को हम मजबूर हुए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोगों ने अघाड़ी सरकार बनाई और इन भ्रष्ट पार्टियों को हमें समर्थन देने की मजबूरी बन गई। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड वो बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है कि चुनाव वहाँ पे अब नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए नाना पटोले साहब ने लगातार जो कह सकते हैं आरोपों की जो झड़ी है, जो एक्सीलेटर जो है, उन्होंने दबा दिया है। दो बातें समझ में आ रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव नज़दीक है और दूसरा, कांग्रेस पार्टी शिवसेना और एनसीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने वाली है। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ घमासान चल रहा है जैसा कि पंजाब में देखने को मिल रहा है। बात करते हैं पंजाब की राजनीति की। पंजाब की राजनीति में बवाल मचाने नवजोत सिंह सिद्धू ने आज फिर से एक खेला कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ में ट्वीट करके हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे विपक्षी आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। 2017 से पहले की बात हो, बेअदबी, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार और बिजली संकट का सामना पंजाब के लोगों ने किया और इन मुद्दों को मेरे द्वारा उठाया गया। आज जैसा कि मैंने पंजाब मॉडल पेश किया है, ये स्पष्ट है कि वे जानते हैं वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। डॉक्टर साहब, दोनों तरफ से एक दूसरे की तारीफ में बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं। केजरीवाल को सिद्धू पसंद आ गए हैं और सिद्धू को आप अच्छी लग रही है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति वो खेल है जिसमें गधों को भी बाप कहना पड़ता है। नवजोत सिंह सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है, वो जहाँ जाएंगे वहाँ विस्फोट ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में थे तो उपद्रव मचाते थे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को कभी पनपने तक नहीं दिया। अरुण जेटली से लड़ जाते थे तो कभी किसी से लड़ जाते थे। अकाली दल के साथ समझौता होता था, अलायंस होता था, अकालियों के खिलाफ ही बाकायदा बयानबाजी करते थे। अब उसके बाद ये अनगाइडेड मिसाइल उड़ के चला गया कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में अब क्या वो कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि जो आपका चीफ मिनिस्टर है सोनिया गांधी कह चुकी है कि भाई कैप्टन अमरिंदर के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, और कैप्टन अमरिंदर आपका कैप्टन है टीम का, कांग्रेस पार्टी का, और आप एक खिलाड़ी हैं, लेकिन आप रोज़ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है बवाल मचा रहे हैं, पार्टी को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। आज जो हुआ, आज उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बता दी कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमें वहाँ पे मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया जाए। ये भी समझ लीजिए, ये जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सो कह सकते हैं एम्बिशियस लोग होते हैं, वो इसी तरह का डील करते हैं। अब केजरीवाल के साथ दिक्कत ये है कि पंजाब में उनको सिर्फ कॉमेडियंस ही मिल रहे हैं। एक मान है और मान को हटा करके फिर दूसरा कॉमेडियन ये भस्मासुर नवजोत सिंह सिद्धू, इनको ये पालने में जुटे हुए हैं। अब देखिए ये बातचीत कब तक जाती है। वैसे इसका एक बैकग्राउंड भी है। पिछली बार जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे थे तो उस दौरान दिल्ली में मुख्यमंत्री के कार्यालय में नवजोत सिंह सिद्धू और केजरीवाल की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये हुआ था कि आपके मन मुताबिक हम सारा व्यवस्था कर देंगे, ये केजरीवाल के वर्ड्स थे। नवजोत सिंह सिद्धू वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने कहा कि आप घोषणा कर दो कि नवजोत सिंह सिद्धू हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, हम उसी वक्त आपके साथ आ जाएंगे। केजरीवाल तो नटवर लाल, न उन्होंने कभी घोषणा की न सिद्धू उसमें आए। अब वही शर्त
वही चीज़ 5 साल के बाद फिर घूम के आया है। अब केजरीवाल को यह तय करना है कि क्या वो अनगाइडेड मिसाइल वो अपने पार्टी के ऊपर फोड़वाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के सुपुर्द ही उसको रखना देना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, यही देखना होगा कि दोनों साथ आते हैं या नहीं। राइट। अगली खबर असम से है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने जानवरों के कत्ल, इस्तेमाल और उसके ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने के लिए असम विधानसभा में एक बिल पेश किया है। इस नए कानून का मकसद है कि उन इलाकों में बीफ बेचने की इजाजत नहीं दी जाए जहां खास तौर पर हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं। किसी भी मंदिर या वैष्णव मठ के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की बिक्री नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि एक नया कानून बनाने और पहले के असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को रद्द करने की जरूरत थी। डॉक्टर साहब, बीफ की बिक्री पर बैन कितना बड़ा कदम साबित हो सकता है? देखिए, ये कदम तो सराहनीय है और संवैधानिक भी है, कानून के मुताबिक है, संविधान के मुताबिक है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि हेमंत बिस्व शर्मा जो कुछ साल पहले तक कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर हुआ करते थे असम में, और वो राहुल गांधी की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आए। 5 साल तक इन्होंने इंतज़ार किया, मंत्री के रूप में काम किए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, और अब जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये कहना पड़ेगा रोज़ वो कुछ न कुछ चौका छक्का जरूर मार रहे हैं। आज जो ये कानून आया है, ये कानून संविधान के आर्टिकल 48 के तहत है, जो गोवंश की रक्षा, सुरक्षा और स्लॉटर के ऊपर हर राज्य को, स्टेट को, सरकारों को ये सलाह देता है हमारा संविधान कि इस तरह का कानून आप पास करें कि ताकि स्लॉटर कम से कम हो, इस पर रोक लगाई जा सके। तो अब ये जो प्लान बना है, जो विधेयक लाया जा रहा है असम के अंदर, तो हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि भाई कोई भी मंदिर, उससे 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बीफ का दुकान ना हो, कोई स्लॉटर हाउस ना हो, वहाँ गौवंश के जो मांस होते हैं वो ना बिके। अब अगर ऐसा होगा तो ये आप समझिए कि वर्चुअली ये पूरे असम में इस पे बैन लग जाएगा। हर 5 किलोमीटर क्या, हर 2 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई मंदिर होता है जी। तो आप कहाँ से आप ये करेंगे? तो इसका मतलब है कि आपने बहुत ही चालाकी से बीफ के स्लॉटर को, माने गाय की हत्या को, गौ हत्या को आपने रोका भी नहीं और आपने पाबंदी भी लगा दी। इस तरह के नेता से ही इस देश को आगे ले जाने की उम्मीद बनती है। जी डॉक्टर साहब, सही कहा। आखिरी खबर में बात करते हैं अफगानिस्तान की बड़ी कार्रवाई की। जिन तालिबानियों ने अफगान में कब्जा करने की कोशिश की थी, अफगान वायुसेना ने एक बड़ी कार्रवाई में हवाई हमलों के दौरान करीब 40 तालिबान आतंकियों को मार गिराया है। इस कार्रवाई में कम से कम 14 आतंकियों की मौत हो गई, जिसमें तालिबान का डिप्टी कमांडर मावलावी हिजरत शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान की नहीं सुनना चाहता। तालिबान का कहना है कि शांति प्रक्रिया में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम पर तानाशाही नहीं चला सकते, न विचार थोप सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ है। डॉक्टर साहब, अफगान ने तालिबान पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन तालिबान के बगावती सुर पाकिस्तान के लिए उठ रहे हैं। देखिए, जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसे फिर से एक तरह से समझने की ज़रूरत है। तालिबान को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है कि तालिबान वाले आ गए, वो कंधार के ऊपर कब्जा कर लिया, हिंदुस्तान ने अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ से बाहर निकाल लिया, वो पूरा कब्जा कर लेगा। एक खबर भी आई थी कि 85% ज़मीन जो है वो तालिबान के कैप्चर में चला गया है। कैपिटल टीवी में हमने उस पर प्रोग्राम भी किए थे। हमने कहा था कि ये इस तरह का छलावा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, जो पता नहीं क्यों लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हकीकत ये है कि 2001 का तालिबान आज का तालिबान नहीं है, ना 2001 का की जो सरकार थी वहाँ पहले, वो अफ़गानिस्तान की आज की सरकार, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक तरफ तालिबान है जो अनट्रेंड, जिनके पास हथियार सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जो बिखरे पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आपके पास अफ़गानिस्तान की एक आर्मी है, एक एयरफोर्स है, और वो वेल ट्रेंड लोग हैं, संख्या तिगुनी है
तालिबान के पास जितने लड़ाके हैं उससे तिगुनी संख्या अफगानिस्तान की सेना के पास है। तो एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल जो है वो अफगानिस्तान में देखा जाएगा। लेकिन तालिबान को जिस तरह का महत्व दिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, तो पाकिस्तान की ये उसका डिप्लोमेसी का हिस्सा है वो कि आप आतंकी संगठन के जरिए आप अपने फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हो। तो अफगानिस्तान में जैसे ये बवाल मचा, यूएस ट्रुप्स जो है वो विड्रॉ हुए, तो ये तालिबान के ऊपर सो कह सकते हैं कि बड़े भाई का रोल कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम उस तरह से कर देंगे, इस तरह के कुछ बयान जो है आए। तो तालिबान की तरफ से भी साफ साफ कह दिया गया है कि अफ़गानिस्तान में क्या हम लोग करने वाले हैं, तालिबान की नीति क्या होगी, क्या हम आगे चल कर के करेंगे, इसमें पाकिस्तान की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ये तालिबान की तरफ से दिया गया एक डिप्लोमेटिक बयान है, इसे समझना ज़रूरी है। समझने वाली बात क्या है कि अगर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ओवर्टली तालिबान के साथ मिलकर के कोई फैसले सुनाता है या प्लानिंग में वो शामिल होता है, तो अफ़गानिस्तान की जनता तालिबान के इस तरह के किसी भी मूव को वो रिजेक्ट कर देगी। रीज़न कि जो आम अफ़गानी है वो पाकिस्तानियों को एक उसको कह सकते हैं कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और इसीलिए तालिबान की तरफ से वो एक पॉलिटिकल बयान दिया गया है। हकीकत यही है कि अभी तालिबान के पास हासिल करने के लिए बहुत सारा कुछ नहीं है। जब तक काबुल के अंदर अफ़गान की सरकार है, उसकी आर्मी है, उसका एयरफोर्स है, तब तक तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी दुनिया को तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ये तो पाकिस्तानियों की मति मारी गई है कि वो तालिबान को एक लेजिटिमेट स्टेट के रूप में देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सटीक और धन्यवाद। बेहतरीन जानकारी के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।